आज का हम लोगों का टॉपिक होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। इसमें हम लोग बेसिकली ये देखने वाले हैं कि हमारे देश के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, बेसिकली टॉपिक के नाम से मालूम चल रहा है कि इसमें हम लोग इस बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री का क्या रोल है हमारे कंट्री के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में, यानी कि हमारे कंट्री का जो अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। देखा जाए इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ओवर द लास्ट 2 decades आउट ऑफ टोटल 27% ऑफ GDP द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैंड एट 17% एंड माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस स्टैंड एट 10%। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि पिछले 2 डिकेड्स में, अच्छा 2 डिकेड्स का मतलब होता है 20 साल, ठीक है, 1 डिकेड का मतलब 10 साल और 2 डिकेड्स का मतलब 20 साल, उसी प्रकार से 3 डिकेड का मतलब 30 साल। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे कि पिछले 20 साल का यदि आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो पिछले 20 साल में हमारा जो GDP है वो 27% ग्रो किया है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि पिछले 20 साल के अंदर हमारा GDP 27% बढ़ा है। 27% में 17% कंट्रीब्यूशन अकेला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप समझ में आ रही है, यानी कि 27% में 17% अकेला GDP को बढ़ाने में किसका योगदान रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रहा है। और माइनिंग हो गया, क्वेरिंग, माइनिंग मतलब खोदना, क्वेरिंग का मतलब वही होता है किसी चीज़ को खोदो, पता करो कि मिनरल्स कहाँ पे हैं। माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस, ये सब मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है उसमें 10%। तो 10 और 7 27 हो गया, सॉरी 10 और 17 27% हो गया। तो 27% GDP जो हमारा पिछले 20 सालों के अंदर ग्रो किया है उसमें 17% कंट्रीब्यूशन अकेला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और 10% अलग अलग चीज़ों का है, जैसे माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, इन सब चीज़ें का। ठीक है, आगे, लेकिन दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज 25 to 35% ऑफ GDP। यानी अच्छा एक बात यहाँ पे देखो, हमारे इंडिया के GDP में देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है? मात्र 17%। ये बहुत ही कम है किसके कंपैरिजन में? एशिया के ईस्टर्न कंट्री के कंपैरिजन में, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट के जो ईस्ट साइड में हमारा पड़ता है, जैसे हमारा एक चाइना भी उसमें आता है, तो इसके कंपैरिजन में हमारा कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही कम हुआ। फिर वहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उसके GDP में वो 25% से लेकर 35% तक रहता है। मतलब कि वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा रोल प्ले करता है उसके इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में, लेकिन इंडिया में कम है। अभी आपको ये मानना पड़ेगा कि इंडिया में कंट्रीब्यूशन इसका बहुत ही कम है। अगला है द प्रेजेंट ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग इज अराउंड 7% पर एनम। हमारे इंडिया का जो अभी प्रेजेंट ग्रोथ रेट है मैन्युफैक्चरिंग में वो मात्र 7% है हर साल। लेकिन क्या इतना से काम चलने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो हमारा देश ना अब दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है पॉपुलेशन के मामले में, बहुत बड़ा देश। हम लोगों ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। तो इस मायने में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोगों को अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हर साल 7% के ही हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन बट द डिजायर्ड ग्रोथ रेट इज 12% पर एनम। लेकिन हम लोगों को ज़रूरत कितने का है? 12% का है। कहने का मतलब यहाँ है कि 12% पर एनम यदि हमारा ग्रोथ होता है तो एक ठीक ये अनुमान माना जाएगा कि हाँ आपका कंट्री तरक्की कर रहा है। ठीक है, 12% का जरूरत है तरक्की का, लेकिन 7% ही हो पा रहा है, जो कि बहुत ही कम है। इससे आगे, फ्रॉम 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। लेकिन 2003 से देखा ऐसा जा रहा है कि 2003 से लगभग उसके बाद हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 9 से 10% हर साल ग्रो कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। देखो पहले 7% था, पहले 7% था, लेकिन हम लोगों को ज़रूरत कितने का है? 12% का है। लेकिन इसमें सुधार ये हुआ है कि 7% से लेकर हम लोग कहाँ आ चुके हैं? 9 से 10% के ग्रोथ पे आ चुके हैं। अब बस कितना पीछे हम लोग हैं? 2% पीछे हैं। यदि थोड़ा सा और इसमें ग्रोथ हो जाएगा तो हमारा जो डिजायर्ड ग्रोथ रेट था वो हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो 2003 के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट है वो 9 से 10% पर एनम है।
कहने का मतलब जो हमारा डिजायर्ड ग्रोथ रेट है 12%, उसके बहुत ही करीब हम लोग आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। With appropriate policy interventions by the government and efforts by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. लगभग यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट एक के बाद एक पॉलिसी ला रही है, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक के बाद एक एफर्ट लगा रही है, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों को देखकर हमारे इकोनॉमिस्ट यानी कि हमारे बहुत ही बड़े ज्ञानी लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि इंडिया बहुत ही जल्द अपने टारगेट को भी अचीव कर लेगा, यानी कि 12% जो पर एनम का ग्रोथ है वो अचीव कर लेगा। और बिल्कुल सही बात भी है, ग्रो हमारे इंडिया में लगातार हो रहा है और हम लोग आज लगभग 12% के करीब आ चुके हैं। देखो अभी हमारा चल रहा है 2024 और अभी का आप प्रेजेंट ग्रोथ रेट देखोगे ना तो लगभग 12% के आसपास है, तो वहाँ तक तो हम लोग पहुँच ही गए हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हम लोगों को एक नया टारगेट सेट करना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले टारगेट सेट किया 12%, वहाँ पे हम लोग आज पहुँच चुके हैं। बाद में टारगेट सेट कर देंगे 15%, फिर उसके लिए 5-6 साल लगेगा, वहाँ भी पहुँच जाएंगे। कहने का मतलब हमेशा जो टारगेट पूरा हो जा रहा है उसके बाद फिर से एक नया टारगेट फिक्स करना जरूरी है इसमें, ठीक है। आगे द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल यानी कि NMCC हैज बीन सेट अप टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन GDP। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का GDP में कंट्रीब्यूशन बढ़ सके, यानी कि हमारे कंट्री के तरक्की में उसका भी योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ सके, इसके लिए एक अलग ही काउंसिल बना दिया गया है। उस काउंसिल का नाम है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, यानी कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का जो ये देखता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है, क्या उसका ग्रोथ रेट सही तरीके से है कि नहीं है, ये सारा मामला देखने का इसका काम है, और कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का हो सकता है कंट्री के ग्रोथ में, ये भी ये देखता रहता है लगातार, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कंट्री के GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ मतलब उनका कंट्रीब्यूशन आगे बढ़ सके, उसमें ज़्यादा वो रोल प्ले कर सके, इसके लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन ही गवर्नमेंट के द्वारा बना दिया गया है कि हाँ भैया आपका ये काम है, इससे रिलेटेड सारा काम आप देख लो, ठीक है, इस प्रकार का। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। टॉपिक का नाम अब यहाँ से आपको मालूम चल गया होगा कि आखिर इंडस्ट्री का हमारे नेशनल इकोनॉमी में यानी कि भारत की तरक्की में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका इंडस्ट्रियल लोकेशन। ये ना बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि सिंपली आपको इसमें यह बताया जाएगा कि कोई भी इंडस्ट्री जो लगता है उसका लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए। जैसे कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि आप ही मालिक हैं और आप चाहते हैं कि हमको ना एक इंडस्ट्री लगाना है, तो ऑब्वियस ही बात है आप एक बिजनेसमैन की तरह सोच के देखिए कि आप अपना इंडस्ट्री कहाँ पे लगाना चाहेंगे। ऑब्वियस ही बात है आप अपना इंडस्ट्री वहाँ पे लगाना चाहेंगे जहाँ पे आपको लेबर सस्ता मिल जाए, ज़मीन सस्ता मिल जाए, पानी तुरंत मिल जाए, बिजली हमेशा 24 आवर आपको मिलता रहे, है ना। बेसिकली आप यदि सोचोगे कुछ देर के लिए कि हाँ भाई हम ही बिजनेसमैन हैं, तो आप खुद ये अनुमान लगा पाओगे कि एक अच्छा इंडस्ट्री के लिए लोकेशन क्या रहेगा, ठीक है। चलिए खैर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट आर द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, लेबर सस्ता मिल जाए, कैपिटल मतलब मनी आपको प्रॉफिट जहाँ पे ज़्यादा हो, पावर मतलब बिजली आपको जहाँ पे जल्दी मिल जाए, और सबसे बड़ी बात अपने सामानों को बना के आप मार्केट में बेचोगे भी ना, मार्केट में बेचोगे तो जहाँ पे आपको ये सारा चीज़ अवेलेबल हो जाए एक साथ, वहीं पे आप अपना इंडस्ट्री का लोकेशन सेट कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आगे है ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड टू सेट अप देयर इंडस्ट्री एट अ प्लेस वेयर ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट लोअर कॉस्ट। तो कहने का यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि हम अपना इंडस्ट्री वहीं पे लगाएं जहाँ पे हमको ये सारा चीज़ आसानी से मिल जाए या फिर बहुत ही कम दाम में अरेंज किया जा सके, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे अभी तुरंत देखा क्या क्या था भाई, रॉ मटेरियल आराम से मिल जाए, तुरंत मिल जाए, लेबर सस्ता मिल जाए, प्रॉफिट अच्छा हो सके, बिजली अच्छा मिल सके, मार्केट अच्छा मिल जाए। तो जहाँ पे ये सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगा वहीं पे कोई भी बिजनेसमैन चाहेगा कि हमारा इंडस्ट्री वहाँ पे लगा दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। But it is rarely possible to find all these factors of industrial location are available at one place। लेकिन आप जरा खुद सोच के बताइए, क्या ये सब का सब चीज़ एक जगह पर मिलना आसान बात है क्या? नहीं हो सकता है। क्या होगा ना, मान लीजिए कि आपको लेबर सस्ता मिल गया,
लेकिन आसपास में पानी का सुविधा ही नहीं है। या फिर हो सकता है कि आपको रॉ मटेरियल तो मिल जा रहा है, लेकिन आसपास में अपने सामानों को बेचने के लिए मार्केट ही नहीं है। मतलब हर चीज़ आपको एक जगह पर तो नहीं मिल सकता, तो किसी ना किसी चीज़ में कमी रह जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर दी सिटीज़। कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो इंडस्ट्री हैं, हर चीज़ उसको आसानी से मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, इसलिए इंडस्ट्री, कुछ केस में इंडस्ट्री शहर के आसपास या फिर शहर के अंदर ही लगा दिए जाते हैं। लेकिन नया कानून ये कहता है कि कोई भी बड़ा इंडस्ट्री शहर के अंदर आप नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि पता है, क्योंकि देखो इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है, केमिकल निकलता है, बहुत ज़्यादा वो आवाज़ भी करता है। तो क्या हो सकता है, इससे शहर के लोगों को, आसपास में जो लोग रहते हैं उनको समस्या हो सकता है। इसीलिए आप कहीं पर भी आप चले जाओ, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे वो शहर से बाहर देखने को मिलते हैं। क्यों शहर से बाहर? इसलिए क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होता है, लोगों को उतना समस्या नहीं होता। इसका एग्जांपल हम आपको बहुत अच्छा देते हैं। हमारे इंडिया में ना एक स्टेट है गुजरात, आपको पता है। गुजरात में एक जगह है सूरत, बहुत फेमस है। और वो सूरत फेमस केवल एक चीज़ के लिए है, इंडस्ट्री के लिए, बहुत फेमस है। आप कभी सूरत जाइए, आपको पता चलेगा कि सूरत में एक ऐसा एरिया वहाँ पे है जहाँ पे केवल और केवल इंडस्ट्री है, तरह तरह का। कपड़ा बनाने का है, फिर मशीन बनाने का है, आयरन स्टील बनाने का है, अलग अलग प्रकार का इंडस्ट्री है। तो वो एरिया ऐसा एरिया है जो कि शहर से काफ़ी दूर है, शहर से काफ़ी दूर है। तो बेसिकली वहाँ के गवर्नमेंट का मानना ये है, और ये सही बात भी है, कि भाई आप इतना बड़ा इंडस्ट्री शहर में लगाओगे, पोल्यूशन फैलेगा, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगा, इसलिए हम आपको जगह जो है ना कहाँ पे देंगे, शहर से बाहर देंगे। वहीं पे आप अपना सामान लगाओ, अपना कंपनी सेटअप करो, जो करना आप वहाँ पे करो, ठीक है। और चूंकि आपको पता है सूरत जगह बिल्कुल समुद्र के बगल में पड़ता है, तो पानी का कोई समस्या नहीं, जमीन का कोई समस्या नहीं, मार्केट का कोई समस्या नहीं, वहीं से सामान को लोड करो, दूसरे कंट्री में भेज दो। तो बेसिकली सूरत हमारा एक बेस्ट जगह है। और एग्जाम्पल यदि आप लेना चाहते हैं तो आपका एक और एग्जाम्पल है बंगाल, आपका वेस्ट बंगाल, वो भी बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिटीज provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants, financial advice, etc. to the industry, and this known as agglomeration economies। समझिए, देखो हर इंडस्ट्री ये चाहता है ना कि मेरा इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री का जो मालिक है वो चाहता है कि मेरा इंडस्ट्री कहाँ पे लग जाए, शहर के अंदर लग जाए या फिर शहर के आजू बाजू जगह पे लग जाए। क्यों चाहता है पता है? क्योंकि शहर उसको क्या प्रोवाइड करेगा, यानी कि सिटी उसको प्रोवाइड करता है मार्केट। सबसे बड़ी बात कि हाँ भैया बगल में आपका इंडस्ट्री है, सामान बनाओ, मार्केट में लाके बेचो, सिंपल सा। तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहता है कि मेरा जो इंडस्ट्री है या तो शहर में लग जाए या फिर शहर के आजू बाजू वाले जगह पे लग जाए, ताकि उसको मार्केट मिल जाए अपने सामानों को बेचने के लिए। और शहर में रहने का फ़ायदा ये होता है कि बैंकिंग सुविधा भी मिलता है उनको, उसके प्रकार से इंश्योरेंस सुविधा, ट्रांसपोर्ट का सुविधा, लेबर आराम से मिल जाता है, कंसल्टेंट मतलब अलग अलग कंपनी में, अलग अलग इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे बड़े पोस्ट पे लोग होते हैं जो कि उसको कंसल्ट करते हैं कि हाँ सर आपको ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ये कीजिएगा तो लॉस हो जाएगा। इस प्रकार के कंसल्टेंट भी बहुत सारे होते हैं। फाइनेंशियल एडवाइस मतलब जो पैसे से रिलेटेड एडवाइस देते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको कहाँ पे मिल सकता है? क्या दूर वाले एरिया में मिल सकता है क्या आसानी से? नहीं, ये कहाँ पे मिलेगा? आपको शहरों में मिलेगा। इसीलिए अधिकतर इंडस्ट्री आपको शहर के बगल में मिलते हैं, उतना भी दूर नहीं, शहर के बगल में, ताकि वहाँ से आपको शहर आने में कोई दिक्कत ना हो। और ये ही सब चीज़ों को मिला के हम लोग एक साथ क्या कहते हैं इसको, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। याद रखिएगा, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज का सिंपल सा मतलब होता है वो जगह जहाँ पे आपको ये सब चीज़ सुविधा मिल जाए, मतलब कि टोटल बैंकिंग का, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइस, ये सब सुविधा जहाँ पे आपको एक साथ मिल जाए इंडस्ट्री को बेसिकली, तो वो इसी को हम लोग कहते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In the pre-independence period, most industries were located in Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. from the overseas trade point of view। यानी कि प्री इंडिपेंडेंस मतलब जब हम लोगों को आज़ादी नहीं मिला था। तो जब हम लोगों को आज़ादी नहीं मिला था उसके पहले तक अधिकतर जो इंडस्ट्री थे वो ज़्यादातर 3-4 जगह पर ही था। मुंबई में था, कोलकाता में था और चेन्नई में था। हालांकि 1-2 जगह और भी है, लेकिन ये कुछ ऐसे जगह हैं जो कि बहुत ही फेमस था उस समय पे, ठीक है। लेकिन आज के समय में हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री तो अलग अलग शहर में फैल चुका है पूरा, है ना। उसमें आपका गुजरात है, फिर से आपका उत्तर प्रदेश में भी अब बहुत सारे इंडस्ट्री लगने लग गए हैं। तो बहुत सारे अलग अलग जगह अब हो गए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। और एक चीज़ ना, आप एक चीज़ गौर करोगे, ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है ना वो समुद्र के किनारे है। आप कभी कहीं भी चले जाओ, जैसे आप मुंबई जाओ, आप चेन्नई जाओ, आप कोलकाता जाओ, उसी प्रकार से आप सूरत चले जाओ,
ये सब ऐसे कुछ शहर हैं जो कि बिल्कुल समुद्र के बगल में पड़ते हैं। इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि तुरंत सामान बनता है इंडस्ट्री में और तुरंत बड़े बड़े शिप पे लोड करके अलग अलग कंट्री में भेज दिया जाता है। ताकि आज एक बात और, जब ट्रांसपोर्ट वाटर के थ्रू होता है ना तो पैसा बहुत ही कम लगता है और वाटर से आप बहुत ही भारी भरकम सामानों को भेज सकते हैं अलग अलग कंट्री में। क्या उतना भारी भरकम सामान बाई एयर भेजना सही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, और लोग भेजते भी नहीं है क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत लगता है और उतना भारी भरकम ले जाने वाला हमारे पास जहाज भी तो होना चाहिए, बड़े बड़े एरोप्लेन होने चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो ये बेसिकली समुद्र के किनारे होने का फ़ायदा ये रहता है कि ट्रांसपोर्ट आराम से हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम लगता है। तो ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। जहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, चलिए आसान था। अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। थैंक यू वेरी मच।